नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके सभी आप एस्पिरेंट्स, आप वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है और क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि एग्जाम में लाभप्रद साबित हो। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? मोहम्मद गजनबी जो भारत पर आक्रमण किए हैं, वह कौन सा इतिहासकार है जिनका जिनका जिन्होंने क्या किया है, वो वर्णन किए हैं? तो हेनरी इलियट ने किया है। किसने किया है? हेनरी इलियट ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेनरी इलियट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद गजनबी जो है भारत में 17 बार आक्रमण किया था। भारत में 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक जो है वह आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो है वर्णन कहीं कहीं मिलता है कि 1000 से वह 1027 ईस्वी तक जो है, 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी अर्थात 17 वर्षों में 27 वर्षों में उन्होंने क्या किया? 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार जो आक्रमण किया वह जो है लूटपाट के उद्देश्य से करता था। इसी कड़ी में जो है उन्होंने क्या करता है कि सोमनाथ मंदिर को भी लूटता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर का जो है आक्रमण मोहम्मद गजनबी के आक्रमण से यह चर्चित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो मोहम्मद गजनबी का 17 बार आक्रमण भारत पर हुआ था। क्लियर हो गया होगा? तो 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होता है, जो कि बहुत ही चर्चित में रहता है। कई करोड़ों लाखों रुपया जो है लूट करके मोहम्मद गजनबी जो है यहां से चला जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा क्या है? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? देखिए, ऑर्केस्ट्रा हम लोग जानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा जो है आजकल के डेट में बहुत सारा चर्चित रहता है। हर प्रोग्राम, हर फंक्शन में आपको देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा मिलता है। तो भारत राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन थे? तो रविशंकर थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रविशंकर को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग जोड़ती है क्या है? अटल सुरंग जोड़ती है। तो अटल सुरंग क्या जोड़ती है? अटल सुरंग जो है ये मनाली को किससे जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। देखिए, लाहौर लिख दिया है, लाहौर लाहौल हो जाएगा, लाहौल। क्लियर? तो ये जो लाहौल है मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो अटल सुरंग जोड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मनाली से लाहौल स्पीति। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि मनाली से लाहौल को जो जोड़ने वाली सुरंग है वो कौन सा सुरंग है? तो अटल सुरंग है। क्लियर? उल्टा के भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में क्या है? प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? जो संलयित होकर के क्या बनाते हैं? तो युग्म नज बनाते हैं। सॉरी, क्या बनाते हैं? युग्म नज अर्थात जायगोटा बनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, जायगोटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछ रहा है कि शून्य है अर्थात जीरो है? तो पंजाब का है दोस्तों। पंजाब में एक भी एसटी जो है निवास नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध
प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तक में ये बटा हुआ, 3 खंड में ये बटा हुआ अकबरनामा। क्लियर। अकबरनामा कितने खंड में बटा हुआ है? 3 खंड में बटा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मानव विकास रिपोर्ट, पहली जो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? तो 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। पहला जो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1990 ईस्वी में किया गया था। यूएनडीपी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में एक रजाओं की घाटी कहाँ है? देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि रजाओं की घाटी कहाँ है, तो इसका डिटेल्स रखा गया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल है वो रजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। इसी को इजिप्ट भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी साख क्या है? सहकारी हो जाएगा, सरकारी लिख दिया है, सहकारी साख समितियों का ढांचा क्या है? सहकारी साख समितियों का ढांचा क्या है? तो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई का गुरु जो थे वो रैदास जी है। कौन है? रैदास जी है। मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के पद का जो निर्णय करता है वो कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, संघीय संसद करता है। तो लाभ के जो पद का निर्धारण करता है, निर्णय करता है, वो इसमें से तीनों हो जाएगा। राष्ट्रपति भी करता है, राज्यपाल भी करता है और संघीय संसद भी करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को करेगा। किसको करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पीकर। इसी को लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कवि, देखिए कवि लिख दिया है, कवि हो जाएगा। कवि होरेस क्या है? कवि होरेस किस प्राचीन देश की निवासी था? कवि होरेस जो थे, कवि होरेस किस प्राचीन देश की निवासी था? तो रोम का था दोस्तों। ये कवि होरेस जो थे रोम के निवासी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो थी वह कैसी सरकारी योजना थी? कैसा योजना था ये? तो वयस्कों को ये साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इसको बनाया गया था। ये जो ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था, ये योजना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो सरकारी योजना था। कैसी योजना था? तो वयस्कों को, जो वयस्क थे उनको साक्षर बनाने हेतु इसको प्रोत्साहित करने के लिए
किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इसको चलाया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम क्या है? 2G स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम कांड हो जाएगा। देखिए कांड लिख दिया है, कांड कर लीजिएगा। कांड की जांच करने हेतु बने संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका पीसी चाको था, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीसी चाको हो जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु जो संसद का जो संयुक्त समिति था उसका अध्यक्ष था पीसी चाको के हाथ में था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कोई भी राज्य है उसके विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। तो सबसे अधिकतम विधानसभा जो सीट है किस राज्य का है, ये आपको सोच के रखना है। तो किस राज्य का है सोचिए। तो उत्तर प्रदेश का है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। 403 सीट है यहाँ पर विधानसभा का, जबकि बिहार में जो है 243 विधानसभा का सीट है। ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के क्या है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद क्या है? संसद राज्य सूची के विषय में हो जाएगा। राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। जो संसद जो है कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, हाँ या ना के रूप में आप जवाब दे सकते हैं। तो बना सकती है। कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यदि क्या करती है कि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य के विषय में कानून बनाएगी, तो क्या करेगी संसद? राज्य के विषय में भी कानून बनाती है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं का क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा जो परिवार है वो द्रविड़ का है। क्या है? द्रविड़ का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति क्या है? जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है, कहाँ जाता है? नए देश में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है अप्रवासी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ लिया गया है, तो सभी लोग इसको चर्चा में रहता है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी जो स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था, यह बिल्कुल सत्य है। जबकि यह जो पहला फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में, सूरत में किया था 1668 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1668 ईस्वी में क्या था? सूरत में किया था। 1664 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और 1668 में सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि काल्बर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना किया था काल्बर्ट ने किया था, यह बिल्कुल सत्य है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो काल्बर्ट को जाता है। क्लियर हो गया होगा। इस समय फ्रांस का सम्राट जो था लुई 14वां था। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में हुआ था 1664 ईस्वी में, उस समय जो फ्रांस का सम्राट जो था वो लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था। ऑप्शन सी भी सही है।
अर्थात ये तीनों कथन जो है फ्रांस के संदर्भ में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पहला फैक्ट्री भारत में कब खोला था, तो 1668 ईस्वी में खोला था। कहाँ खोला था, सूरत में खोला था। क्लियर। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना का श्रेय जाता है वो कॉलबर्ट को जाता है। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हो गया था तो उस समय जो फ्रांस का सम्राट था कौन था, लुई 14वां था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव, क्या है, बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का हुआ कौन सा शासक था जो कि पुर्तगालियों को क्या किया था 1536 में, कब की चर्चा है, 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था। तो ये महमूद शाह थे दोस्तों। कौन थे, महमूद शाह था, जिन्होंने बंगाल में जो है क्या किया था, चटगांव एवं सतगांव में फैक्ट्री खोलने की 1536 में इजाजत दिया था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, महमूद शाह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध किसके किनके मध्य हुआ था। बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह किसके मध्य हुआ था, बेदरा का युद्ध याद कीजिए, तो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ था, याद कीजिए। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं डचों के बीच में हुआ था। अंग्रेज इसमें विजयी हो जाता है और डच जो है हार जाता है और बोरिया बिस्तर समेट लेता है अपना और यहाँ से वो जाने की प्रोग्राम कर लेता है। क्लियर। जबकि बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि भारत में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीका से जो है पूरे भारत पर कब्जा स्थापित कर लेता है। डच को भी भगा देता है, उधर क्या करता है, फ्रांसीसी को भी भगा देता है। क्लियर। तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं डच के बीच, और 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में। दोनों में अंग्रेज विजय हुए थे। बेदरा के युद्ध में डचों को हराया था और बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1667 ईस्वी में, क्या है, 1667 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में फ्रांस से एक अभियान दल भारत पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि 1667 ईस्वी की चर्चा है कि उस समय किसकी अध्यक्षता में फ्रांस से एक दल अभियान जो है वो भारत पहुंचा था। तो फ्रांसिस कैरोन के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में फ्रांस से एक अभियान दल जो है भारत पहुंचा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांसिस कैरोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किसमें गिरती है। अमेजन नदी जो है किसमें गिरती है, तो अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवहनी, क्या है, समवहनी, इसको वैस्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समवहनी, इसको वैस्कुलर भी बोलते हैं। पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो पौधा में जो पानी ऊपर जाता है समवहनी में वो जाइलम विधि से जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम। जाइलम से होता है जल ऊपर टहनी में, पानी जो है पेड़ पर पौधों में ऊपर जाता है। क्लियर। तो संवहनी पौधों में जो है जाइलम उत्तक द्वारा जल व खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम के प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं, संवहनी पौधों में वो खनिज और पानी को क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जबकि फ्लोएम विधि के द्वारा, फ्लोएम टिश्यू उत्तक के द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों में, कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। तो यही है जाइलम विधि और एक फ्लोएम विधि। जाइलम क्या करते हैं, पानी और जल को पत्तियों तक जो है
पहुंचाते हैं। और वही पत्ती जो है जब क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, वही पत्ती क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। और वो भोजन जो है फ्लोएम के माध्यम से पेड़ के अन्य हिस्से में वो पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम जो क्या करते हैं, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम एवं फ्लोएम पौधों की आयु निर्धारण में सहायता करता है। जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये पौधों की आयु निर्धारण में भी सहायता करता है। क्लियर। तो ये इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो ये चाइना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चाइना में पड़ता है। क्लियर। यह एक शीत मरुस्थल है। तकला मकान कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के क्या है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है, तो 35% पीपीटी है। 35% है इसका खारापन। कितना है, तो 35% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 पीपीटी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। प्रति 1000 ग्राम में जो नमक घुला हुआ है उसी की मात्रा को क्या बोलेंगे, लवणता बोलेंगे। इसे प्रायः हम लोग पीपीटी या परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। पीपीटी, इसी को परसेंटेज भी बोलते हैं। पीपीटी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कहीं परसेंटेज 35% दे देगा, पीपीटी लिख देगा तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अधिकतर हिमालयन एवं प्रायद्वीपीय नदियां अपना क्या करता है, जल विसर्जित कर देता है। इस कारण बंगाल की खाड़ी की जलीय लवणता अरब की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अरब की तुलना में क्या है, अरब सागर की तुलना में वो कम देखने के लिए मिलता है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जो है तुर्की के बांध झील का है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला जो झील है वो क्या है, तुर्की के बांध झील है, जो कि 330 पीपीटी है। कितना है, 330 पीपीटी है। क्लियर। जबकि मृत सागर की लवणता 238 पीपीटी है। जबकि मृत सागर की लवणता कितना है, 238 पीपीटी है। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। और ग्रेट साल्ट लेक जो है, ग्रेट साल्ट लेक जिसकी लवणता कितना है, 320 पीपीटी है। ग्रेट साल्ट लेक का लवणता कितना है, 320 पीपीटी है। लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह कौन कौन सा कारक हो सकता है। लवणता को जो प्रभावित कर सकता है वह ताप हो सकता है, वर्षा हो सकता है, स्वच्छ जल हो सकता है, प्रचलित पवन हो सकता है, समुद्री जलधारा हो सकता है। इन सभी जो है क्या करते हैं, लवणता को प्रभावित करते हैं। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो गए, टेम्परेचर हो गया जिसको ताप बोलेंगे, वर्षा हो गया, स्वच्छ जल हो गया, प्रचलित पवन हो गया, समुद्री जलधारा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है सभी लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में है। कहाँ है, नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड की जो जगह है वो दी हेग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दी हेग हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।